चलो दोस्तों, आज का क्या मसला है, एक चैप्टर हमने बहुत जबरदस्त तरीके से कर लिया है। उम्मीद है फुल मार्क्स तुम्हारे आएंगे, तुम्हें दिमाग में कॉन्सेप्ट भी होगा, है ना। राइट। बस तुम्हारा होमवर्क ये था कि मैंने कहा था चीट कोड अपनी कॉपी में लिखने हैं, वो क्लास के बाद मुझे चेक करा देना। इस चैप्टर नंबर 2 के चीट कोड भेजूंगा तो हमारे क्लास का टाइम बच जाएगा, तुम मुझसे कॉपी में संडे वगैरह को लिखकर, है ना, कंप्लीट कर सकते हो। आज का जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार चैप्टर, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं, बच्चन साहब जो कुछ बात कह रहे हैं। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे। ठीक है, पहले तो ये बोलते हैं ना, लेकिन तुम्हारे पास तो भी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे असूल, मेरे आदत। क्या लिखा है? नो, फुल स्टॉप। मेरे उसूल और मेरे आदर्श मुझे ये अलाउ नहीं करते। मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। बच्चन साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे उसूल, तुम्हारा आदर्श, क्या मिला तुम्हें उसूल आदर्श से? तुम्हारे सारे उसूलों को घूम कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। फिर आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो। क्या दिया उन आदर्शों ने? 1-4-5 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खान की वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूँ। समझ आई ना बात? अब वो कह रहा है भाई क्या मिला तुम्हारे उसूल और इन आदर्श से, है ना। 400-500 रुपए की नौकरी और छोटा सा सरकारी क्वार्टर, यही तो मिला उसूल और आदर्श से। ठीक है, मुझे देखो क्या मिला क्या नहीं मिला। अब ये जो दूसरा हीरो शशि कपूर, ये कह रहा है बच्चन साहब को कि मेरे उसूल मेरे आदर्श इजाजत नहीं देते। तो मुझे बताइए उसूल आदर्श क्या होता है? तो तुम्हें क्या समझ में आती है बात उसूल और आदर्श? प्रिंसिपल वही तो कह रहा हूँ। अरे मेरे भाई अंग्रेजी में बताओ, मुझे बताओ हिंदी में। तुमसे तुम्हें अगर कोई तुमसे पूछ रहे उसूल आदर्श का मतलब क्या होता है तो कैसे बताओ? हाँ, वो नियम जो अपने कानून अपने हिसाब से बनाता है, जो अपने लिए बनाता है ना। या कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे ना एथिक्स, ठीक है। आपने इंग्लिश में बनाई है। हाँ, मतलब मेरे उसूल, मतलब मेरे एक तरीके से वो कायदे कानून या मेरे अंदर की अंतरात्मा की आवाज जो मैं अपने लिए बनाता हूँ, है ना। हाँ, तो वो उसूल आदर्श होते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई सिगरेट पीता हो, लेकिन उसके घर वालों को भी पता हो, शादीशुदा हो, नहीं उसके शादीशुदा हो, उसके माँ को भी पता है और उसके बच्चे को भी पता है, लेकिन वो बंदा कभी भी क्या नहीं करेगा बच्चों के सामने, है ना। बच्चों के सामने, किसके सामने नहीं, लेकिन बच्चों को पता है। और हो सकता है कि पुराने जमाने में तो होता था कि भैया हमारे दादा वादा कोई पीते थे तो हमसे कहते थे ये ले लिए बीड़ी का बंडल ले आइयो, तो बच्चे को पता है कि दादा पिताजी क्या पीने, सिगरेट पीने, मैं उनके लिए क्या ला रहा हूँ, सिगरेट ला रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी उनके सामने नहीं पीते थे। रीजन उन्हें लगता है कि यार अच्छा नहीं लगता, शर्म आती। तो जो शर्म है ना, शर्म, वो शर्म अंतरात्मा की आवाज है। बच्चों को बुरा असर पड़ता है, घर वालों के सामने नहीं पीते, छुप के पी लेते हैं यार, ठीक है, राइट। तो इसे बोलते हैं एक अंतरात्मा की आवाज, जिसे हम उसूल आदर्श बोल सकते हैं। अब इसको अगर बिजनेस से कंपेयर करें, है ना, पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में क्या फर्क है, इधर ध्यान सुनो। पर्सनल लाइफ में तो तुम्हारे उसूल आदर्श वो होंगे जो तुम्हें गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा करना है, अच्छा नहीं लगता, है ना। पता लगा मम्मी ने चप्पल बजा दी, क्या कर रहा था, मम्मी पापा की तो शर्म कर ले, अपने बाप की तो शर्म कर ले, है ना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन जो बिजनेस के उसूल आदर्श होते हैं ना, वो जो बिजनेस के उसूल आदर्श होते हैं, वो बिजनेस के उसूल आदर्श इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो खाली मेरे लिए नहीं बनेंगे, वो किसके लिए काम आएंगे, वो और लोगों के लिए भी बहुत, है ना, किससे काम आएंगे, बहुत और लोगों के लिए भी बहुत तरीके से काम आएंगे, और लोगों के लिए भी बहुत तरीके से काम आएंगे। बोलो समझ आ रही बात? बोलो हाँ सर। तो बिजनेस इन्हें बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नहीं बोला, इसे क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऐसे उसूल आदर्श मैनेजमेंट के बनाए गए जो पूरी दुनिया में लोगों के काम आए। अब इसमें 2 महान लोग हुए, एक हुए FW टेलर, हमारे वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं,
लेकिन जो हमारे कोर्स में डाले गए वो 2 लोग महान थे, एक एफडब्ल्यू टेलर है ना और एक हेनरी फ्योल। एफडब्ल्यू टेलर और एक हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल सर ने 14 प्रिंसिपल दिए। कितने दिए? उन्होंने बोला कि भाई एक काम करना, तुम्हें अगर ये प्रिंसिपल पता भी ना हो ना, तुम्हें अगर ये प्रिंसिपल पता भी ना हो तो जाने अनजाने तुम ये लगा रहे हो। उन्होंने ऐसे खतरनाक प्रिंसिपल दिए कि दुनिया में जिसने हेनरी फ्योल को जाना नहीं, लेकिन वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा है। बोलो भाई समझ रही बात? अब जैसे उन्होंने एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल दिया, बहुत ही फेमस, उन्होंने बोला बाबू एक प्रिंसिपल है, इसमें दुनिया चलती है, छोड़ो बिजनेस तो छोड़ो, दुनिया चलती है, पैसा बाबू। क्या? पैसा। पैसे से दुनिया चलती है, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि मान लो तुम्हारे घर में कोई बिजनेस है, भाई पापा बिजनेस करते हो, मम्मी बिजनेस करते हो, तुम्हारे घर में कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है, दुकान है, शोरूम है, और मम्मी पापा ने कभी जिंदगी में क्या ना किया, मम्मी पापा दादा दादी किसी ने भी क्या ना पढ़ाओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना पढ़ो हेनरी फ्योल के, लेकिन वो लगाते वही है, लगाते वही है। पर हेनरी फ्योल ने बड़े चालू दिमाग से खेल गए। जो दुनिया प्रिंसिपल लगाती है उन्होंने रिसर्च कर दी, अच्छा इस देश में भी ये चल रहा है, इस देश में भी ये चल रहा है, हर देश में सेम प्रिंसिपल चला, तो उन्होंने बोला देखो हर देश में जो चलता है मैं उसे क्या देता हूँ, किताबी काम देता हूँ। क्या देता हूँ? किताबी नाम। अब उन्होंने उस किताबी नाम क्या दिया? रेम्यूनरेशन। क्या नाम दिया? रेम्यूनरेशन, यानी कि पैसा, सैलरी। उन्होंने बोला भाई एक काम करो, एक बंदा है कंपनी, उसे काम कराना है ना, गर्मी पड़ रही है, प्लम्बर का काम है। किसका काम है बाबू? प्लम्बर। पानी का काम है, प्लम्बर का काम है, ठीक है। लोगों घर में पानी चाहिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, पानी चला गया भाई, है कि नहीं बात? समरसेबल खराब हो गया, टंकी में कुछ गड़बड़ हो गई, अब एक प्लम्बर आ रहा है, ठीक है। अब वो प्लम्बर इंडिया में बुलाया, तुमने वो प्लम्बर पाकिस्तान में बुलाया, तुमने वो प्लम्बर यूएसए में बुलाया, है ना, और तुमने वो प्लम्बर यूएई में, दुबई में बुलाया, यानी रेगिस्तान, है ना, खाड़ी देश में बुलाया, यानी कि जहाँ डेजर्ट वाले एरिया में, इजिप्ट हो गया, डेजर्ट में बुलाया, ठीक है। हबीबी कम टू दुबई, है कि नहीं बात? तो क्या कहता है, यहाँ बुलाया। अब ये बताओ, ये जो प्लम्बर है ना, मान लो इत्तेफाक से ये जो प्लम्बर है ये बेचारा सब देश घूम चुका, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कहीं भी काम आता चला जाता है। अब पहले ये बेचारा पाकिस्तान में था, इसने देखा पाकिस्तान में तो यार 100 रुपए दे रहे हैं, हाँ पाकिस्तान में तो हर कोई प्लम्बर है, खुद ही प्लम्बर है ना, और मुझे बुला भी रहे तो भैया वैल्यू कम है वहाँ, लेबर की पैसे कम देते हैं। यूएस में कह रहा है भाई प्लम्बर महंगा, मुझे दे दी यूएस में 5,000 रुपए, क्योंकि वहां पर ऐसी चीजों की पेमेंट ज्यादा होती है। 5,000 रुपए अगर डॉलर कन्वर्ट करेगा, है ना, वहां बहुत। हमारे यहाँ तो जो काम वाली मेड आंटी आती है ना, हेल्पर आंटी, बर्तन साफ कर रहे हैं, भैया वहां लगाओगे तो वहां बैठेंगे कम से कम उनके ही 2-3 लाख रुपए महीना, है ना। जैसे मेरी कजन सिस्टर रहती है, यहाँ सबसे महंगी चीज यही है, साफ पर आर का पैसा लेते हो, पर आर, पर आर का है, आराम से वो 10-20 डॉलर कम बोल रहे हो भाई, $40 के आसपास लेते हैं, हाँ ठीक है ना, चाहे यूएसए चाहे यूरोप हो, ठीक है। इस तरीके से पर आर के हिसाब से तो वहाँ महंगा मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में दे दोगे तुम, मान लो प्लम्बर आ रहा, कह रहा भैया मैं तो 200 रुपए लूंगा ही लूंगा, बंदा मैं निकल रहा हूँ, वो चला जाएगा बेचारा। और बता खाड़ी देश में जहाँ भाई पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, वहां तो कह रहा प्लम्बर भैया मैं इंडियन करेंसी से 500 रुपए लूंगा ही लूंगा। अब ये बताओ, हाँ वो ये बताओ, सुनो ध्यान से, पर्सन भी सेम है ना, और पेमेंट भी, और उसकी जॉब भी सेम है, लेकिन पेमेंट अलग अलग है। अब बताओ इनमें से कौन सी पेमेंट सही है, कौन सी पेमेंट गलत है? बाकी गलत है, गलत जवाब। ये सारी पेमेंट सही है, ऑल पेमेंट्स आर करेक्ट। रीजन, हेनरी फ्योल ने यही जाना, हेनरी फ्योल ने ये जाना कि उन्होंने प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। क्या बनाया? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ये कहता है इंसान को पेमेंट वो दो, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, इंसान को पेमेंट वो दो जिससे कंपनी भी खुश और लेबर भी खुश, कंपनी भी हैप्पी और लेबर भी हैप्पी, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट, अ ब्रेक इवन पॉइंट वेयर बोथ आर इन विन विन सिचुएशन। मतलब तुम उस प्लम्बर से पूछ लो कि भाई तुझे इनके घर में काम करके, इनकी कंपनी काम करके ठीक लगा, तो कह रहा हाँ भाई ठीक लगा, पैसे ठीक देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाय वाय मिल जाती है, कंपनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कभी कभार देर भी हो जाती है तो खाना वाना भी चाहिए, चलो कोई बात। फिर कंपनी वालों से पूछो तुमने जिस प्लम्बर को बोला से काम ठीक लगा, वो कह रहे हाँ भाई ठीक लगा, पैसे भी रीजनेबल है और बंदा भी सही है। इसका मतलब अगर दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं पीठ पीछे,
पीठ पीछे। तो हेनरी फ्योल ने बोला बेस्ट प्रिंसिपल, तुमने मेरे जो 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है उसका बेस्ट यूज किया है। क्या यूज किया है? बेस्ट यूज किया है। जहां पे मैं खुद लिख देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन वो होता है जहां पैसा देने वाला भी सेटिस्फाइड और पैसा प्राप्त करने वाला भी सेटिस्फाइड। अगर तुम इंडिया में बोल दो कि भाई देख मैं तो तेरे को 150 रुपए ही दूंगा, ठीक है, तो एक तो काम नहीं करेगा और बेचारा जिसकी बहुत ही मजबूरी होगी, आज उसके घर में खाने पीने को रोटी दाल चावल ही नहीं है, वो कह रहा है भाई मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, कोई बात नहीं काम तो आता कर लूंगा एक दिन, मैं भी वैसे जाऊंगा, है ना, मैं भी काम कर लूंगा लेकिन अगली बार ऐसे बुलाना मत, आज तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। इसका मतलब ये कि उस सिचुएशन में जब उसके घर में दाल रोटी पानी की कमी चल रही है तब 50 रुपए भी तुम उससे क्या कर रहे हो, जबरदस्ती ले रहे हो। इसमें वो खुश नहीं है, लेकिन कौन खुश है? कंपनी खुश है। बेटे 200 काम 50 में करा ले, कंपनी में भाई ये बंदा कंपनी का बहुत ही एसेट है, कंपनी की एसेट है कि नहीं बात। कंपनी के लिए 150 करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है, कंपनी की सेविंग करा रहा है। बात समझ आ रही है? बात नहीं करो, समझ में आई ना बात? तो क्या ये फेयर रेम्यूनरेशन हुई? नहीं। जहां तुमने एम्प्लॉय की जेब काट ली वो फेयर रेम्यूनरेशन नहीं है। अच्छा दूसरी बात, प्लम्बर निकला तुम्हारा जानकार, भैया थोड़े पैसे दिलवा दो, तुम्हारे घर में फ्री कर दूंगा। तुमने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे इस काम के 200 की जगह 300 दिलवाऊंगा, लेकिन घर पे आ जियो कल, टंकी पानी टपक रहा उसमें से, है ना। वो कह रहा हाँ भैया आ जाऊंगा तुम्हारे घर के पास, है ना, पर मेरे को 300 रुपए करवा दिया करो। तुम मैनेजर की पोस्ट पे तुमने 300 करवा दिए, तुमने कंपनी का नुकसान करवाया नहीं करवाया अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके। तो क्या ये फेयर रेम्यूनरेशन है? ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन खुश नहीं है? कंपनी। तुम कंपनी के बाकी बॉस को बोल रहे हो कि मजबूरियां बुलाना पड़ा, 300 रुपए, आजकल 300 का रेट चल रहा है, तो पीठ पीछे तुमने क्या किया? अपने घर के काम करा लिए। तो ये क्या है? ये फेयर रेम्यूनरेशन नहीं है। फेयर रेम्यूनरेशन ये कि जहां कंपनी के जेब पर भी बोझ ना पड़े ज्यादा और लेने वाले बोझ ना पड़े, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो बात अलग है, ये सब चलता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। इसका मतलब ये बताओ, अगर अलग अलग देश में अलग अलग अमाउंट पे सेम बंदा काम करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल होते हैं फ्लेक्सिबल। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल हो गया ना, सिचुएशन के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, देश के हिसाब से पैसा बदल दो। अब तुमको यहाँ पे 5,000 रुपए नहीं देने का है टंकी ठीक करने के, है कि नहीं बात? 5,000 रुपए नहीं दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं देने का है। लड़ाई झगड़ा तुम बोल मांगते हुए बोल तो लेता यार, तू सोच तो लेता, तो सोच भी रहा, तो क्या बोल रहा है? 5,000 हाँ 5,000 में तो मैं प्लम्बर बन जाऊं, है कि नहीं बात? एक टंकी 5,000 में ले रहा, तो हम पागल है, लैपटॉप में खोपड़ी मार रहे थे, ठीक है। यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सिचुएशनल, यानी इसका मतलब हमने इससे दो कॉन्सेप्ट सीख लिए। एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है सिचुएशनल, बोलो जल्दी क्या होता है? यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आप अदला बदली कर सकते हो, और इसी को क्या बोल देते हैं? फेयर रेम्यूनरेशन। और इसी को क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये बताओ, अब ये जो हेनरी फ्योल ने बताया, क्या हेनरी फ्योल ने ये बताया प्लम्बर को इतने देने हैं? नहीं। हेनरी फ्योल ने क्या बोला? बातचीत, दोनों पार्टी जिसमें खुश हो जाए ना उस पर डील कर लेना। इसका मतलब फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ सारे प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइन। ये चीट कोड है बाबू, याद रखना। कभी तुम सोचो कि भैया चीट कोड क्या होता है, यही चीट कोड होते हैं। अगर गाइडलाइन वर्ड लिखा है इसका मतलब वो क्या है? प्रिंसिपल, है ना। अगर क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल, तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन ये बात सच है झूठ है कि किसी को सही पैसे दोगे तो सही काम करेगा? नहीं, सच है ना ये बात? क्या पता मान लो बेकार काम कर ली जाए। नहीं ऐसा नहीं होता, सच है ना ये बात? ठीक है, राइट। इसे इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला फंडामेंटल ट्रूथ। ये क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल सारे ट्रूथ है, सच्चाई है, पूरी दुनिया में इनको एक्सेप्ट किया गया, तभी तुम्हारी किताब में छपाए। बोलो भाई, ये लिख की बात, गाइडलाइन, ठीक है। और ये कैसे? अच्छा, हेनरी फ्योल ने कैसे बनाए? 5 देश घूमे ना, एशिया का देश घूम लिया, खाड़ी देश घूम लिए, इजिप्ट और ये सब वगैरह, फिर यूएस भी घूम लिया। हेनरी फ्योल खुद जर्मनी के, तो खुद जर्मनी में भी उन्होंने जर्मनी में रिसर्च कर ली, ठीक है ना, और यूरोपियन कंट्रीज भी घूम ली। उन्होंने बोला कि यार मैं भटक के जब मैंने ये किताबें लिखी तो मैंने ये पाया कि फेयर रेम्यूनरेशन हर जगह सेम ही है, बस करेंसी टू करेंसी और स्केर्सिटी टू स्केर्सिटी डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा काम चल जाएगा बिना पानी के, आज तुम कहोगे भैया चला जा मैं दूसरा ढूंढ लूंगा, है ना, तुम उसे 200 रुपए भी नहीं दोगे, तुम्हें लग रहा हो क्या 150 वाला ढूंढूंगा, पानी तो भर रखा है। बोलो भाई, है कि नहीं बात? लेकिन तुम्हें लग रहा है भाई पानी नहीं, मम्मी हाहाकार मचा रही है, बर्तन कैसे साफ होंगे, है ना, सुबह स्कूल कैसे जाएगा ये, खाना कैसे बनाऊं, तो तुम्हें लगेगा इमरजेंसी में क्या होगा? फिर 200 के 250 भी देने पड़ेंगे,
तो आप क्या कहते हैं, इमरजेंसी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। हेनरी फ्योल ने बोला हर देश में अलग अलग होता है, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि फेयर रेम्यूनरेशन इतने रुपए है। मैं हमेशा क्या बताऊंगा, दोनों पार्टी फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है दोनों पार्टी सेटिस्फाई, पैसा खुद डिसाइड करना, इसलिए फ्लेक्सिबल हो गए, है ना, इसलिए गाइडलाइन हो गई। और ये बताओ, ये पैसा जो डिसाइड करते हो कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किस पर, ऑन ह्यूमन, है ना। अब इसको पता क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। भैया अगर भैया 200 रुपए लूंगा, भाई कैसी बात कर रहे हैं, यार कल परसों बुलाया दूसरे वाले को, तो भैया उसे ही बुला लो। अबे यार अब दूसरे काम बुलाऊं यार, चल अच्छा कर यार, इतना अभी टंकी चूही है, तूने खोला टाइट कर दिया, सर 200 है, आपको आसान लग रहा है ना, चल 150। तो क्या होगा, बार्गेनिंग कर ली, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया कि अगर वो बंदा अड़ी गया तो जा तुम क्या करोगे, 200 रुपए दोगे, अगली बार नहीं बुलाओगे। अगर वो कह रहा भैया 150, चलो यार 150 दे दो यार, आप भी ऐसी बात है, तो अगली बार तो मुझे बुलाओगे, भैया देखो तुम्हें बुलाऊंगा, 150 लिया करना। बात समझ आई। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन है कि फेयर रेम्यूनरेशन 200 से तुमने कितने पटा लिया उसे, 150 में, समझ गए। यानी प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, बोलो प्रिंसिपल की क्या डेफिनेशन निकली, प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ, पहला चीट कोड फंडामेंटल ट्रूथ, दूसरा गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन, तीसरा गाइडलाइन आर डिराइव थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। लिख दोगे, 3 चीट कोड निकाले, फंडामेंटल ट्रूथ, गाइडलाइन, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बोलो जल्दी, फंडामेंटल ट्रूथ, गाइडलाइन, फ्लेक्सिबल। ठीक है, भाई थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये कीवर्ड्स भी याद होगा तो भी एग्जाम में लिखाऊंगा, समझ में बात। अब देखो एग्जांपल क्या है, एक कंपनी कह रही है हम प्रमोशन करेंगे। अब इनके पास 2 ऑप्शन है प्रमोशन के, या तो एक्सपीरियंस के बेस पे प्रमोशन कर लो या डिग्री के बेस पर। एक बंदा अनपढ़ था, है ना, 12वीं पास था, बीकॉम पास था, कंपनी में लगा, 20 साल हो गए, अब वो मैनेजर की पोस्ट पे चल रहा होगा। एक बंदा सीए है, वो कह रहा है मैं नीचे से नहीं शुरू करूंगा, सीधा मैनेजर बनूंगा, डिग्री की इज्जत है कि नहीं है, तो उसे सीधा क्या बना देंगे, मैनेजर। तो अब ये कंपनी के ऊपर बात है कि वो प्रमोशन कैसे देना चाहते हैं, क्या वो एक्सपेरिमेंट से देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस से देना चाहते हैं, या फिर वो डिग्री, है ना। नहीं, दोनों से, हायरार्की सिस्टम से ही ज्यादा बेटर रहता है। सर लेकिन वो तो एक्सपीरियंस तो हो गया हायरार्की में, लेकिन मान लो ये अंगद है, मान लो ये मेरे से 10 साल बड़ा है। नहीं अरे अगर वो नया डिग्री लेके आया है तो नई डिग्री के पास डिग्री तो है, नॉलेज तो है, पर एक्सपीरियंस नहीं। मान ली डिग्री में, मान लो ये अंगद है, मेरे से 10 साल बड़ा है, हाँ। और मान लो मैं 10 साल छोटा हूँ, मान लो ये भी मैनेजर की पोस्ट पे लगा, मैं भी मैनेजर की, दोनों मैनेजर की पोस्ट पे कंपनी में लगे। हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन मान लो ये जो काम करता है मैं उससे कम टाइम का और इससे बढ़िया अच्छा अचीवमेंट ला रहा हूं, वो फिर पॉलिसी पे डिपेंड करता है, फिर बाद में कर देंगे। मेरे को प्रमोशन इससे, मेरे को ज्यादा जल्दी प्रमोशन मिलेगा ना, इससे मैं अचीवमेंट ज्यादा दे रहा हूं। अगला प्रमोशन तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, फिर अगला प्रमोशन तुम्हारा इंसेंटिव बेस हो जाएगा। तो ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मैंने यही तो बोला कि कंपनी की पॉलिसी फिलहाल 2 है, या तो डिग्री या एक्सपीरियंस। तो कंपनी से प्रेफर करेगी, हम उसे फॉलो करेंगे, यही प्रिंसिपल है। ठीक है ना, ये अभी तो दिखाया, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखा है ना। अब साइंस वाले भड़क गए, साइंस वाले कह रहे हैं भाई, हाँ, साइंस वाले कह रहे हैं हमारे साथ कंपेयर करना, वाले हैं हमारी इज्जत है, साइंस वाले और मैनेजमेंट वाले। अरे सुन लो भाई, तुम बात नहीं करो, साइंस वाले और मैनेजमेंट वाले, ठीक है। हमने कहा भाई, साइंस वालों ने क्या बोला, साइंस वालों ने बोला, पहले हमने बोला कि भाई देखो मैनेजमेंट वाले, अभी अभी बताया हेनरी फ्योल, एक तो फ्लेक्सिबल, क्या है, फ्लेक्सिबल है, और प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइन है, क्या है, गाइडलाइन है। तुम्हें अपनी कंपनी पे अपने एम्प्लॉय के साथ बात करके पैसा डिसाइड करना, गाइडलाइन दे रहे, पैसा सही होना चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबल है कि सही का मतलब क्या है, सही आपस में। भाई गाइडलाइन क्या है, पैसा सही होना चाहिए। दूसरा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, आपस में डिसाइड कर लो कितना सही है तुम्हारे लिए। बात समझ गई। साइंस वाले कह रहे हैं भाई हमें कोई गाइडलाइन नहीं है, हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम तो रिजिड है। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है भैया H2O में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाओगे तो पानी बनेगा, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें 100% ट्रुथ है, ऐसे ही होना था और ऐसे ही होगा। हम तो रिजिड है, क्योंकि केमिकल तो रिजिड होता है भाई। नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन और ऑक्साइड मिला दो तो क्या बनेगा, वो गाड़ी को जिसमें बूस्ट मिलता है ना, एकदम धूम, नाइट्रोजन तो होती है वो जो फॉर्मूला 1 में लोग यूज करते हैं। अरे धूम में वो यूज करता था जॉन इब्राहिम, हाँ साले धूम एक आंख से निकलते थे वो नाइट्रोजन। अगला, अगली चीज आती है बाबू टेस्ट।
हमने बोला जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन किस पर? ऑन ह्यूमन बिहेवियर। किस पर होते हैं बाबू? ह्यूमन बिहेवियर। इनके टेस्ट कहां होते हैं? लैब में। इनके टेस्ट होते हैं इन लेबोरेटरी, और जो बिल्कुल रिजिड होते हैं। केमिकल वही बनाया जाता है कि भैया इंजेक्शन दे दिया तो हल्की बनेगा, अभी हरा हो जाएगा, है कि नहीं बात? तीसरा हमने पूछा कि अच्छा बताओ एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? एप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट वालों ने बोला कि सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेबल करना पड़ता है, एज पर सिचुएशन। भाई जैसी सिचुएशन होगी ना उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। सिचुएशन बहुत गंभीर है, इमरजेंसी है, तो हम फेयर रेम्यूनरेशन ज्यादा भी कर सकते हैं। सिचुएशन बहुत हल्की है, कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं तो कोई और थी, एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है तो भैया तू निकल जा, तू सस्ते में आ जाएगा, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। फेयर रेम्यूनरेशन फिर कम दी जाएगी, और वहां सामने वाला भी जॉब के लिए हाँ कर देगा और देने वाला भी जॉब के लिए हाँ कर देगा। अब इसका मतलब हुआ कि सॉरी गलत जगह लिख दिया भाई, तुम भी तो खुद देख रहे हो क्या होगा, एज पर सिचुएशन। अब बताओ साइंस में क्या सिचुएशन है? साइंस में कोई सिचुएशन नहीं है, फिक्स्ड है। वहां तो प्रिंसिपल जो लगेंगे एज इट इज। ग्रेविटी का प्रिंसिपल बनाया है ना, एज इट इज, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे वो। ग्रेविटी का अगर प्रिंसिपल है कि भाई धरती पे ग्रेविटी चांद से ज्यादा है, चांद में इंसान उछलता यूं तो वहां तक पहुंच जाएगा, और धरती पे थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो हम जब हम उछलते हैं तो छत पे नहीं टकराएंगे, है कि नहीं बात? 10 फीट 12 फीट छत पे नहीं टकराएंगे। अब ये प्रिंसिपल जो बना दिए आइंस्टाइन ने बनाया था ना, न्यूटन ने बनाया था, तो ये प्रिंसिपल जो बना दिया न्यूटन ने, अब ये दुनिया की हर किताब में एज इट इज है, एब्सोल्यूट है। अगर उसने फॉर्मूला बना दिया ना E2/C2 ऐसे करके फॉर्मूला बना दिया ग्रेविटी का, तो वो स्टैटिक है, फॉर्मूला बदल नहीं सकता। लेकिन प्रिंसिपल मैनेजमेंट बदल जाएगा। प्रिंसिपल मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने बोलते फेयर रेम्यूनरेशन, इजिप्ट में अलग हो जाएगा, इंडिया में अलग हो जाएगा, पाकिस्तान में अलग हो जाएगा, है कि नहीं बात? और अरेबिक कंट्रीज में अलग हो जाएगा। बोलो ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल जो होते हैं जस्ट गाइडलाइन है, भैया ऐसा कर लेना, और जब ऐसा करोगे तो अपने हिसाब से कर लेना, इसलिए वो फ्लेक्सिबल। बोलो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है? गाइडलाइन है कि ऐसा कर लेना, और जब ऐसा करोगे तो पैसा आपस में डिसाइड कर लेना, इसलिए वो क्या हो गया? गाइडलाइन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, गाइडलाइन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मैं किसी को बताऊंगा एग्जाम में लिखूंगा तो आप लिखोगे पहले तो ये गाइडलाइन है, और गाइडलाइन भी है, तो फिर बाद में क्या हो जाएंगे? गाइडलाइन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? फ्लेक्सिबल। ये लिखी बात। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड एज साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड कैन नॉट बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी। ठीक है, समझ की बात? बोलो। अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि नेचर ऑफ प्रिंसिपल जब अच्छे समझ में आ जाएंगे, जब क्या होगा? जब तुम प्रिंसिपल पढ़ लोगे, है ना। अब पहले प्रिंसिपल पढ़ लूंगा तो नेचर अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रिलेट हो जाएगा। अब हेनरी फ्योल थे भाई, कौन थे बाबू? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने, है ना, तुमने कहा पढ़ लिए? अच्छा, मैंने दूसरा बना रखा है, डैड यू आर CEO। हाँ, डैड यू आर CEO। ठीक है, वो बता दो। अच्छा, वो किताब में, हाँ वो। अब देखो हेनरी फ्योल को क्या बोला गया? पहले लिखो, हेनरी फ्योल को बोला गया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यानी हेनरी फ्योल जो थे वो क्या करते थे? यानी उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट ये बोला कि वो जनरल मैनेजमेंट की बात करते थे, जैसे किसी की सैलरी कैसी होनी चाहिए, काम को क्या, कैसे काम जल्दी हो जाएगा, लोगों से कहो डिसिप्लिन में रहे वरना नौकरी जा सकती है, जनरल बातें करते थे। मतलब किसी इंसान के खोपड़ी में नहीं घुसते थे कि तू ऐसा कैसे कर रहा है, वो कहते थे सबके लिए बराबर रूल है मेरे लिए, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब एक बात देखो, उन्होंने सबसे पहला जो नियम बनाया, अब देखना वो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। उन्होंने सबसे पहला जो नियम बनाया, सबसे पहला नियम ये बनाया कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर तुम्हें उन्हें जीतना है या उन्हें सही से अप्लाई करना है, अब
अजीब बात है। खाना हो गया तो ब्लैक मार्कर चला रहा हूँ, चल नहीं रहा। अब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम का ऐसा, क्वेश्चन तुम्हें एक सिचुएशन देगा, फिर तुम उसे क्या करोगे, उसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे पहले हेनरी फ्योल ने बोला अगर तुम्हें दुनिया में परफेक्शन लानी है, क्या लानी है, और अपने प्रोडक्ट में क्या बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, तो इतना ध्यान रखो एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। एक बंदा कि मम्मी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने से लेकर झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने से लेकर, है कि नहीं, बाजार का भी काम कर रहा है, तो इतनी मम्मी क्षमताएं नहीं है। ठीक है, इसलिए घर में क्या होता है, काम बांटा जाता है। पापा से बोल दिया तुम ये ले आना, मेड लगा ली, काम वाली आंटी जी लगा ली कि तुम ये साफ सफाई कर दियो, है कि नहीं बात, मैं बच्चों को खाना बना दूं, काम बांट दिया। तो हेनरी फ्योल ने बोला जो चीज घर में लागू हो रही है और हजारों सालों से लागू हो रही है, ठीक है, राइट, वो चीज कंपनी में लागू करने में क्यों शर्माते हो तुम। अगर तुम कंपनी में लागू करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें दूसरे काम के लिए अगर किसी बंदे को रखा है तो तुम्हारी कंपनी में ग्रोथ और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, नहीं तो चेक करके देख लो। अब ये काम मैकडी ने अपनाया, किसने अपनाया, बोलो बाबू, मैकडी ने अपनाया। मैकडी ने क्या किया, मैकडी ने बोला अब सेल्समैन अलग अलग काउंटर पे खड़ा रहेगा, सेल्समैन टिक्की वाला टिक्की सेक रहा होगा, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बना रहा होगा, और जो टिक्की के बर्गर के अंदर टिक्की लगा के चटनी लगा रहा है और टेबल ट्रे पे रख रहा है वो अलग बंदा होगा, और साफ सफाई करने वाला अलग, सर्विंग करने वाला अलग बंदा होगा, टेबल गंदी हो रही साफ करना है। तो मैकडी ने बोला 5 जने हमें चाहिए चाहिए, और एक चौकीदार कोई लेके भाग लिया तो दौड़ लगा दे उसके पीछे, है कि नहीं बात, कि बर्गर लेके भाग लिया, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, है कि नहीं बात, 5 जने चाहिए। तो मैकडी ने जब ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल अपनाया, जब मैकडी कई साल पहले शुरू हुआ है ना, शायद पता नहीं 50-60 जब भी शुरू होगा, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा मैकडी को कब शुरू किया गया था, जब भी कोई भी कंपनी शुरू, मैकडी नहीं कोई भी कंपनी शुरू हुई हो बहुत साल पहले, है ना, राइट, तो सबने ये देखा कि इंप्लॉय को रख के उसकी सैलरी तो बढ़ती है पर प्रोडक्शन और सेल्स उससे ज्यादा हो रही है। कारण फास्ट सर्विस, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, बर्गर जल्दी जल्दी बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बिक रहे हैं, क्योंकि एक बंदा टिक्की सेक रहा है, एक बंदा टिक्की लगा रहा है, एक बंदा सर्व कर रहा है। तो जो लोगों को कह रहे हैं बर्गर खरीदने में टाइम नहीं लगता भाई, 5 मिनट में ऑर्डर कंप्लीट है, और यही काम अगर एक बंदा करे, ऑर्डर लेगा, फिर अंदर जाकर टिकट दूसरा ग्राहक खड़ा करा, भैया मेरा भी ले ले ऑर्डर, है ना, वो कह रहा भैया रुक जा बिल काटूंगा पहले, तो वो बंदा सारे काम करेगा, ऑर्डर लेगा। जैसे हम लोग स्ट्रीट वेंडर ठेले पे देखते हैं, उसमें भी कम से कम 2 लोग रखे होते हैं उसने, है ना, कि छोले कुलचे वाले में प्लेट मांज रहा और एक छोले बना रहा और एक कुलचे सेक रहा, उसमें भी 2 रखे होते हैं, उसे भी पता है डिवीजन ऑफ वर्क से ही काम चलेगा, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला कह रहा है भाई मैं बर्तन भी धो लूं, मैं छोले भी बना लूं, मैं कुलचे भी सेक लूं, और फिर मैं प्याज भी काट लूं और सलाद भी काट लूं, इतने में तो ग्राहक भग जाएगा। बोल समझ में बात। तो हेनरी फ्योल ने बोला लगा के देख लेना, किसी भी जगह पे लगा के देख लेना, दुनिया में किसी भी कोने में लगा के देख लेना, डिवीजन ऑफ वर्क तुम्हें फायदा ही देगा। तो जब ये पूरी दुनिया में अप्लाई हुआ तो सबने बोला सही कह रहे हो भाई, पैसे जरूर एक्स्ट्रा जा रहे हैं पर उससे ज्यादा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो रहा है कि सैलरी देने के बाद भी बच रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो एग्जाम में बनेगा इन मैकडी, बाबू क्वेश्चन लिखो साथ साथ, तो किताब भी मिल गई, बन गई, कॉपी में लिखो। ये वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में, बोर्ड तो छोड़ो सीयूट में भी मिल जाएंगे तुम्हें। इन मैकडी कैश काउंटर, है ना, सेल काउंटर आर एंड प्रोडक्शन काउंटर आर सेपरेट, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय मैकडी, क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, राइट। दूसरा सवाल, इन मैकडी वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलाइजेशन, क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ वर्क। इन मैकडी वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलिस्ट, क्या लिखोगे, है ना, या वर्क परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट। अगर डिवाइडेड वर्ड की जगह दूसरा लिख दिया तो वर्किंग आर प्रोसेस थ्रू स्मॉल टास्क बाय डिफरेंट एम्प्लॉय, तो डिवीजन ऑफ वर्क, जरूर नहीं डिवीजन ऑफ वर्क देगा। समझ में बात। क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड प्लस सीयूईट, वर्क डन बाय स्पेशलिस्ट, बोलो, डिवीजन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रिवेंट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होने से बचाता है। नहीं बाबू, डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल है जो ओवरलैपिंग होने से बचाता है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, वो मैनेजमेंट का नेचर नहीं पूछ रहा। क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क। समझ में आ रही बात? अब सुनना अगली बात ध्यान से। अगर हेनरी फ्योल ने बोला अगर कोई डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करेगा तो उसे कुछ पॉजिटिव बात नजर आएगी। अच्छा, अगर कोई डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करेगा तो उसे नेगेटिव बात नजर आएगी। इसका मतलब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। डिवीजन ऑफ वर्क एग्जाम में ये मत समझना डिवीजन ऑफ वर्क के कुछ पॉजिटिव है, डिवीजन ऑफ वर्क के कुछ नेगेटिव पॉइंट है। नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क के हमेशा ही क्या है? पॉजिटिव। डिवीजन ऑफ वर्क का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो फिर नेगेटिव क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करता। अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करता तो नेगेटिव है, और डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करूंगा तो उसका पॉजिटिव है। डिवीजन ऑफ वर्क करूंगा तो इसका मतलब क्या है? क्या डिवीजन ऑफ वर्क का कोई नेगेटिव पॉइंट है? नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो ना करने का नेगेटिव पॉइंट होगा। अच्छा, मैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करता हूं, मुझे क्या फायदे मिलेंगे? नहीं, प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा ना। दूसरा पॉजिटिव क्या मिलेगा? दो आते हैं एग्जाम में। स्ट्रेस और वो कम होगा। नहीं बाबू, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देने तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशलिस्ट के साथ साथ क्या होगा? एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव जब होगा जब मैं डिवीजन ओवर फॉलो नहीं करता, मैं कोई काम वाम बांटने जो मन करे वो करो। क्या होगा? लैक ऑफ स्पेशलिटी। क्यों? आज जो बंदा क्या कर रहा है? आज जो टिक्की सेक रहा है, कल वो पोछा लगा रहा है वहां, और जो पोछा लगा रहा है आज वो टिक्की बना रहा है वहां। समझ में आई बात? स्पेशलिस्ट नहीं हो पा रहे ना। हेनरी फ्योल कह रहा है यार ये मत करो, ये इमरजेंसी में बात अलग है कि तुमने उसे सिखा दिया टिक्की कैसे बनाते हैं। भैया मतलब जैसे मोची वाली बात है, नहीं हाँ। दो भाई वाली बात है। जैसे सीईओ पता तो है कि कंपनी में मतलब जैसे कोई टेक कंपनी होती है कि थोड़ी थोड़ी बातें उसकी क्या हाँ। बनाते हैं, लेकिन नहीं वो बनाने नहीं बैठ रहा है, वो हाँ। गाइडलाइन है। लेकिन गाइडलाइन में इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, तो वो ये कि भाई जो टिक्की रोल करके टिक्की को पिचका के बना रहा है उसको वहां से मत हटाओ, क्योंकि वो 1 महीने में ही क्या हो चुका है? टिक्की स्पेशलिस्ट हो चुका है। भैया गए हम? पता नहीं, फोन कर दिया। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी। ना चले जाएंगे, यहीं रखे हैं अभी, रुक जाओ। आ रहे हैं। अब देखो, बताओ समझ आई ये बात? अब एक बात देखो, छोले भटूरे की हम दुकान पे जाएं, कहीं भी जाना, जो भटूरे चल रहा है ना ऐसे करके, वो बंदा सेम रहेगा। वो बंदा क्या रहेगा? सेम। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, किसका सीख लिया हमने? एफिशिएंसी डिक्रीज, जल्दी नहीं बना पाएगा ना। तो ये इस तरह के 3 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, केस स्टडी बेस, और यही एमसीक्यू बेस बनेंगे। हटा दूं? नोट कर लिए तीनों? अगला देखो, स्पाइडरमैन देखिए, स्पाइडरमैन, उसमें एक डायलॉग है, हिंदी वाली पिक्चर में भी डायलॉग है, अंग्रेजी है। स्पाइडरमैन हिंदी में बोलता है, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, विद ग्रेट पावर कम्स। सच है झूठ है? तू तो स्पाइडरमैन है, तू ट्रेन भी रोक लेगा है। ट्रम्प के पास पावर है, देखो क्या आता है कि नहीं बात? तो भाई देखो, अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास बड़ी शक्ति आ गई तो उन्हें हवा का मचा रखा, यहाँ गोली चला दूंगा, वहां ये कर दूंगा, फालतू की बात। ठीक है, तो बड़ी शक्ति बड़ी जिम्मेदारी आती है। क्या ये उसूल क्या कहते हैं स्पाइडरमैन के ऊपर ही या किसी अमेरिका के ऊपर ही लगता है, या रशिया के ऊपर लगता है, या कि किसी छोटी कंपनी में भी लगता होगा? छोटी कंपनी लगता होगा ना। क्यों? उस छोटी कंपनी के जो छोटे डिसीजन भी हैं, वो उस दुकान, मान लो दुकानदार है, तो वो दुकानदार के अपने तो डिसीजन बड़े हो गए, वो तुम्हारे लिए तो छोटा लग रहा है। अबे यार एक ही तो दुकान है इसकी, है ना, परचूने की दुकान चल, अरे उससे पूछो, उसके लिए तो बड़ी चीज है। हाँ, तो बड़ी शक्तियों के साथ
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसको बोला, अब बताओ। जितना बड़ा सर उतना बड़ा सर। हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटी। क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है शक्तियां, और जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब होता है शक्तियां, किसको देना, किसको सौंपना? टू जूनियर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपना? टू जूनियर, है नहीं? जूनियर दोनों। जैसे पिताजी ने तुम्हें एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई इतने रुपए का सामान तुझे लेके आना है। अब तुम्हें जिम्मेदारी तो दे दी, तुम पापा से कह, पापा शक्ति भी दे दो। शक्ति, शक्ति मतलब एटीएम कार्ड, शक्ति मतलब अपनी यूपीआई का आईडी पासवर्ड, फोन दे दो अपना फोन है कि नहीं बात? ठीक है। अब इसका मतलब ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। पापा कह रहे सामान आएगा 5,000 रुपए का, सुन 20 किलो आटा ले आइयो, पूरे महीने भर चलेगा। ठीक है, काम पे मैं तेरे फोन पे यूपीआई खोल देता हूँ, है कि नहीं बात? और एक, अब तुम कहोगे भैया पापा एक काम करूंगा, वहां फोटो खींच के आपको भेज दूंगा स्कैनर की, वहां पेमेंट कर देना। ठीक, पापा कह रहे हैं यार एक काम कर, तू क्या कर, तू जब तुझे जिम्मेदारी दे रहा हूँ तो ये ले मेरा एटीएम स्वाइप करके पासवर्ड ही बता दे रहा हूँ। कईयों को बता होता है ना घर वालों को पासवर्ड। नहीं, बस सब पता है, बैंक का तो अगर बड़ी अब दोनों रिवर्स है, बिल्कुल सेम है। अगर बड़ी पावर दी है तो उसे जिम्मेदारी का एहसास भी देना। ओ भाई तुझे आईडी पासवर्ड का मतलब ये नहीं कहीं भी इस्तेमाल कर लेगा, चला गया छुप के। कौन सा लक्ष्य कर रहा है? सुन नहीं रहा बात है ना? छुप के क्या करना है? छुप के इस्तेमाल करना है, पासवर्ड कोई ना देख ले। दूसरा, इसका रिवर्स करो। अगर तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो तुम्हें बड़ी, उतनी ही बड़ी क्या देनी पड़ेगी? पावर। तो बताओ क्या सही रहता है? अथॉरिटी ज्यादा देनी चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देनी चाहिए? दोनों बराबर। दोनों क्या देनी? क्या लिखा है? दोनों राइट बैलेंस में होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर, कि तुमने अपने जूनियर को कहा ठीक है ये ले तू ऑर्डर दे सकता है, तू बैंक को ऑर्डर दे, अपने लेबर को ऑर्डर दे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, कि तेरी जिम्मेदारी, तेरे ऊपर ऑब्लिगेशन, तुझे क्या करना है? तू चिंता मत कर, तू जिम्मेदारी ले ले और पावर भी ले ले। सुना की बात? इसे क्या बोल, इसे हेनरी फ्योल ने क्या बोला? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस। अब इसका एमसीक्यू क्या आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन देखो क्या लिखा मिलेगा। मारुति लिमिटेड वांट, हाँ बाबू, मारुति लिमिटेड वांट, हाँ तो कोई भी छा जाएंगे ना, पूछ के देगा केस स्टडी में। केस स्टडी तो वही आएगी ना कि जो तुम्हें चुननी पड़ेगी केस स्टडी में। हाँ कोई भी छे तो तुम्हें पहचानने तो पड़ेंगे ना, याद तो करने पड़ेंगे। मारुति लिमिटेड वांट 2 लाख कार प्रोडक्शन इन मंथ, कि उन्होंने बोला भाई दिवाली का सीजन आ रहा है, 2 लाख कार प्रोडक्शन करो, धनाधन बेचेंगे, मजा आएगा, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगी, प्रॉफिट आएगा। ये जिम्मेदारी किसको दे दी? एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन मैनेजर, बट नॉट गिवन पावर टू बाय रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है भाई स्टीयरिंग खरीदूंगा, तार खरीदूंगा, ढांचा खरीदूंगा, फिर उसे लेबर को बुला के उसको करवाऊंगा, पहिए खरीदने पड़ेंगे, पहिए तो सीएट वालों से मंगाऊंगा ना, है ना? या मारुति वाले कह रहे हैं हमने एमआरएफ से टायर कर रखा है। तो ऐसी चाबी जो होती है मारुति की वो कौन बनाता है? निपॉन या मिंडा? मिंडा वाले बनाते हैं, मिंडा वाले, मारुति वाले नहीं बनाते चाबी। तो मिंडा से टैप करना पड़ेगा। स्पीकर क्या मारुति बना रही है? मारुति वाले कह रहे हैं नहीं भाई हमें तो क्या कहते हैं सोनी से टैप करना पड़ेगा, है ना? हरमन के टाटा में आते हैं। चलो छोड़ो जो भी है, किसी भी मेन मुद्दे पे समझ में आई ना बात? अभी बताओ कौन सा प्रिंसिपल लैकिंग है? कौन सा प्रिंसिपल लैकिंग है? किस प्रिंसिपल की कमी है? क्यों, इसमें क्या नहीं दिया? इसमें उसे अथॉरिटी तो दे दी, कार बना, लेकिन उसे पावर नहीं दी रॉ मटेरियल खरीदने की। तो आप क्या बोलोगे? अथॉरिटी इज गिवन, अथॉरिटी इज गिवन बट नॉट गिवन, सॉरी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन बट नॉट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बट नॉट अथॉरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग। अगर एक चीज की भी कमी है तो क्या लिखेंगे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक ही बनाया ना इनमें, ठीक है ना? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लैकिंग।
अब ये बताओ किसी जगह पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बैलेंस है, उसका पॉजिटिव बताओ और उसका नेगेटिव बताओ। एक कंपनी है, अरे बाबू नेगेटिव का मतलब क्या, अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहा, पॉजिटिव है कि क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, अगर तुमने किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी तो जिम्मेदारी फिक्स कर दी, जवाब भी वही देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, प्रोडक्शन मैनेजर को जिम्मेदारी दी 2 लाख क्या बनानी है, कार सितंबर के महीने में बनानी है, अक्टूबर में तो बेच देनी है, दिवाली पे, शुभ मुहूर्त पे, धनतेरस पे, धनतेरस पे भाई कम से कम 1 लाख कार बिकनी है पूरे ऑल ओवर इंडिया धनतेरस पे, है ना। अब जिम्मेदारी दे दी 1 लाख कार सितंबर में बनाने की, अगस्त सितंबर बनाने की, और 1 लाख की जगह वो बना पाया 80,000, किससे पूछोगे जवाब, बोलो किससे पूछोगे, प्रोडक्शन मैनेजर से। तो प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भाग ही नहीं पाएगा, क्या मुझसे क्यों पूछ लो, उससे पूछ लो, कहेंगे उससे पूछने क्या बात है भाई, जवाब तो तू देगा। दूसरी बात क्या पॉजिटिव है, अगर तुमने उसे अथॉरिटी दे दी रॉ मटेरियल मंगाने की, एक्स्ट्रा थोड़ी मंगा लेगा, महंगा थोड़ी मंगा लेगा, तो नो मिसयूज ऑफ पावर, कि भाई मैं मारुति का प्रोडक्शन मैनेजर हूं, ये भाई मेरे चाचा का लड़का है, ये टायर कंपनी, ये एमआरएफ का डीलर है, भाई कितने का टायर है, मान ली एक टायर आ रहा 2,000 रुपए का, सुन 2,200 रुपए दूंगा, आधा आधा बांट लेंगे बाद में, ठीक है। तो मिसयूज नहीं कर पाएगा वो पावर की, क्योंकि बाकी लोग भी क्या करेंगे, उसके ऊपर फिक्स कर दी ना, तो महंगा कैसे बन रहा मंगा रहा भाई, टोयोटा वालों को सेम टायर मिल रहा 1,200 का, हमें मिल रहा 1,500 का, ये क्या चक्कर है भाई, ठीक है। तो मिसयूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी ना। अगर किसी कंपनी में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो ही नहीं करते, फॉलो, अरे छोड़ किसको जो मर्जी वो कर लो, फ्रिज की तरह भाई, हम अपने घर वालों के लॉकर में से तो पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन फ्रिज में से तो कुछ भी निकाल सकते हैं। कभी कभी तो फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, मम्मी कह रही कई बार खोल चुका तो फ्रिज, हवा ले ली, चल बंद कर दे, गैस मत निकाल इसकी, है कि नहीं बात, ठीक है। तो फ्रिज क्यों खोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी खोलो, कोई फल खाना है वो खा लो, है कि नहीं बात, कोई सब्जी वब्जी देख रही है देख लो, कोल्ड ड्रिंक रखी है तो उसे खोल लो, फ्रिज खोल के ठंडी ठंडी हवा ले लो गर्मियों में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, मतलब फ्री छूट। ऐसी सोचो, फ्रिज खोलने की पावर फ्री छूट दे दी, है ना, और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें फ्री दे दिया, तो गड़बड़ी नहीं हो जाएगी। और तुम घर में निकले 10 जने एक साथ, तो 10 के 10 फ्रिज खोल के फ्रिज में बैठे रहोगे फिर तो तुम। तो जज साहब ने बोला अगर किसी को फ्रीली सब कुछ दे दिया तो बता नेगेटिव क्या करेगा, मिसयूज ऑफ पावर, क्या करेगा, यानी तुमने अपने एम्प्लॉय को कंपनी का आईडी पासवर्ड दे दिया, यानी पिताजी ने तुम्हें एटीएम के साथ उसका पासवर्ड भी दे दिया। क्रेडिट कार्ड में बैलेंस उड़ा, क्रेडिट कार्ड बिल जब आएगा देख लेंगे पापा को, है कि नहीं बात। दूसरा, अगर किसी के ऊपर तुमने एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, क्या डाल दी, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, नॉट परफॉर्म, तो शायद वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, ना कर पाए। बोलो समझ में बात, ठीक है, कि तू ये भी कर ले ये भी कर ले, तो क्या कहा भाई अगर मैं सारा काम कर लूंगा तो जान बच्चे की जान ले लो, मैं इंसान हूं मशीन नहीं कि रोबोट की तरह मुझे दौड़ाए जा रहे हो। तो सुनो ध्यान से, नेगेटिव क्या है, अगर तुमने किसी को पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, तो अथॉरिटी ज्यादा देने पर वो मिसयूज करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देने पर वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसका फायदा क्या है, अगर मैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस रखूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिक्स, कि तेरा काम है, तू जवाब देगा इसके रिजल्ट के लिए, इसके प्रॉफिट के लिए, इसके लॉस के लिए, तेरा काम। दूसरा, अगर तुमने बैलेंस करा है तो वो पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा, क्यों, तुमने मैनेजर को बोल दिया 1 करोड़ तक का सामान लेना है, 1.25 करोड़ का ले नहीं सकते, बोलो समझा की बात। तो ये हमने उसके पॉजिटिव नेगेटिव लिख ली, ठीक है दोस्तों। आज हमने बेसिक पढ़ लिया, 2 क्या पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिया, और उसके है ना क्वेश्चन समझ लिए किस तरह के एमसीक्यू और केस बेस में ऐसी लाइन देखने को मिलेंगी, तो ये इसी लाइन से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। बोलो समझ गए सर, चलो टाटा बाय बाय।